सवाल आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मैं इधर आ जाता हूं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, और ऐसे ही पेपर में होगा, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, टाइम कम होगा, तो आपको फटाफट हाथ चलाने हैं। यू हैव टू डू इट वेरी क्विक। तो 2 sin 12 माइनस साइन 72 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। मेरे से जल्दी सॉल्व करना है, मैं शायद 30 सेकंड बाद सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, आप क्वेश्चन देखते स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, ठीक है। आज 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि देखते आज मैं देखना चाहता हूं कि 30 हम डिस्कस कितनी देर में कर पाते हैं, क्योंकि डिस्कस करने में टाइम लग जाता है ना। जब आपको सॉल्व करना पेपर में तो एक अलग बात है कि 1 घंटे में आपने 30 कर लिए, लेकिन 1 घंटे के अंदर 30 डिस्कस नहीं हो पाते, 1.5 घंटे, क्योंकि 12:30 से अगली क्लास भी है, तो देखते हैं कितना हो पाता है ना। तो 2 sin 12 माइनस साइन 72 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ये? यहां से आप साइन 12 माइनस साइन 72 प्लस साइन 12, है ना, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यही तरीका लग रहा है मुझे, और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। साइन सी माइनस साइन डी लगाते हैं, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 84/2 हो जाएगा 42 डिग्रीज, और साइन c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी बाई 2 आपका हो जाएगा माइनस 30 डिग्रीज, है ना। हाँ, और ये 2 से ये माइनस हाफ कट जाएगा और प्लस साइन 12 आ जाएगा। सो दिस इज साइन 12 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री। अब कॉस को साइन में कर लो या साइन को कॉस में कर लो, वट एवर यू वांट। आई थिंक मैं साइन को करना चाहूंगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री। तो साइन 12 माइनस, अब साइन सी माइनस साइन डी फिर से लगाते हैं, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज, और ये हो जाएगा आपका साइन c माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 18 डिग्रीज। तो 2 cos 30 तो √3 हो जाता है, और साइन 18 की वैल्यू तुम्हें पता है, माइनस साइन 18 की 1 माइनस √5/4, है ना। तो आज थोड़े क्वेश्चन थोड़े बेटर मिलेंगे आपको, और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन करना बहुत सही तरीका। क्या आंसर हो गया इसका? डी आंसर हो गया। सो डी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, ठीक है। डन। किसी को कोई डाउट? कोई और तरीका दिख भी नहीं रहा इसमें, है ना। 2 साइन को तोड़ दो, साइन और साइन में तो साइन सी माइनस साइन डी लगाया पहले, उसके बाद ये वैल्यू बच गई। अब साइन सी माइनस कॉस डी तो कुछ होता नहीं है, तो या तो कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा लो, या साइन सी माइनस साइन डी लगा लो, एंड यू गॉट द आंसर। डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी, है ना, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। स्पीड आपकी, है ना, जल्दी से तेज होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट mod x माइनस 3 इंटू mod x प्लस 4 का mod, मतलब x प्लस 4 का mod इक्वल टू 6। इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स x का मतलब x निकालना है अपने को, तो mod x माइनस 3 और mod ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। सोनिया, बनी, अगस्त्या, डोरेमोन, सभी बच्चे, प्रिया, देवांशु, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको यहां बताने हैं। mod x माइनस 3 और ये है mod x प्लस 4। मॉड को तोड़ना पड़ेगा, ये मॉड टूटेगा 0 पे और ये मॉड टूटेगा -4 पे, तो 0 और -4 पे मॉड को ब्रेक कर लो। जैसे ही मॉड को आप स्प्लिट करोगे आपका आंसर आराम से आ जाएगा, है ना। तो 0 पे और -4 पे ब्रेक करना है, तो -4 से छोटा, -4 से 0, और उसके बाद 0 से बड़ा। तो जब -4 से छोटा होगा ये भी -x माइनस 3 होगा, और ये भी -x माइनस 4 होगा, इक्वल टू 6। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 7x, और ये हो जाएगा 12 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके दो आंसर आएंगे, साफ सॉल्व पता कर रहे हैं हम लोग। -1 आएगा और एक -6 आएगा, तो हमें x लेस देन -4 चाहिए, तो -6 एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यहां पे आंसर आ गया -6। तो एक आंसर तो हमारा आ चुका है। फिर -4 से 0 में अगर हम बात करेंगे तो 0 से छोटा है अभी भी, तो ये -x माइनस 3 होगा, और ये x प्लस 4 होगा, इज इक्वल टू 6। तो ये भी हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 12, तो प्लस 18 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। इसके d नेगेटिव होगा, इसका d नेगेटिव होगा, तो इसके कोई रूट्स ही नहीं आएंगे, तो इसके कोई रूट्स ही नहीं आएंगे। और लास्ट है आपका सिमिलरली x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो यहां से x² और ये 4 माइनस 3 प्लस x माइनस 12 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके जो दो रूट्स आने वाले हैं आप देख सकते हो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट √73/2,
तो एक रूट आ रहा है √73 माइनस 1/2, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। -1 माइनस √73/2 नेगेटिव नहीं एक्सेप्ट होगा। तो एक रूट ये आएगा और एक रूट -6 आएगा, तो इसके 2 रूट हो जाएंगे। तो 2 रूट्स इज द फाइनल आंसर। आई थिंक बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। अगर मॉड को आप स्प्लिट करोगे 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं, बट इस इंटरवल में एक ही आंसर एक्सेप्ट होगा। इसमें तो इसका तो डी नेगेटिव आ रहा है, और इस वाले में 2 रूट्स आ रहे हैं, तो 2 रूट्स में से एक सेलेक्ट होगा जो पॉजिटिव वाला है बस, ठीक है, बाकी नहीं होगा। तो 2 ही आंसर इसके अंदर आएंगे। तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा मॉड को, और मॉड को स्प्लिट करके देखोगे तो मुश्किल से, मतलब स्पीड अगर अच्छी होगी तो आप 2 मिनट्स के अंदर अंदर सवाल को लगा सकते हो, 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर। यस नेहा, हरी, सभी बच्चे, यस बी इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा ये थोड़ा वो आ गया, इंटीजर आ गया, बट कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगा, बट डजंट मैटर, है ना। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस होंगे, यहाँ कुछ कुछ बीच में मैं इंटीजर भी लेकर आ गया हूं, ठीक है। If the arithmetic mean and geometric mean of pth and the qth term of the sequence satisfy the equation p plus q, बताना है जल्दी से। सर मेरी स्पीड स्लो है, अब ये काम नहीं चलेगा बेटा, अगस्त से आपको प्लीज स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बिट साइड में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको 1 घंटे के अंदर 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट में 40 क्वेश्चंस मैथ्स में आते तो मिनिमम 30 करने ही पड़ेंगे, अगर, है ना। तो फिर नहीं तो फिर स्कोर नहीं आएगा अच्छा, फिर ब्रांच भी नहीं मिलेगी, और टफ कंपटीशन है बिट सेट के अंदर भी। और क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल ही है, जैसे मैं करवा रहा हूँ, जैसे कल भी करवाए थे, इजी लेवल करवाया था कल मैंने, थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, और आज भी हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट स्पीड तो होनी चाहिए, है ना, जल्दी जल्दी। बहुत मुश्किल तो नहीं आएंगे, बहुत लेंदी या टफ तो नहीं होंगे, जो होगा तो उसे छोड़ देंगे हम लोग, बट एटलीस्ट 40 में से 30 क्वेश्चन हम लोगों को करने ही करने हैं, है ना। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द pth एंड qth टर्म। अच्छा, तो इसकी pth टर्म क्या होगी? ये वैसे क्या बन रहा है देख रहे हो, ये -12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कॉमन रेशियो -12 है। तो इसकी जो pth टर्म आएगी इस जीपी की, वो आएगी फर्स्ट टर्म इंटू -12 की पावर p-1, ये आएगी ना। और जो qth टर्म आएगी इसकी, वो आएगी -16 इंटू -12 की पावर q-1। तो ये एक तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें, -1 की पावर p इंटू 16/2 की पावर p-1, सही है ना। और ये हो जाएगा आपका -1 की पावर q 16/2 की पावर q-1। तो ये आपकी pth और qth टर्म्स है, तो इसका अर्थमेटिक मीन और इसका ज्योमेट्रिक मीन इसको सेटिस्फाई करता है। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो p प्लस q बताया, प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा आपका, है ना, ये आपके रूट्स हो गए बेसिकली, अल्फा बीटा हो गई, इसके रूट से मान के चलो अल्फा बीटा, अल्फा प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 5/4। तो 5/4 इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे आ जाएगा -1 की पावर p प्लस q, है ना, 16 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर p प्लस q -2, सॉरी। लेंदी होगा ये वाला। अच्छा, तो 2 की पावर p प्लस q -2 इज इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू 4/5। ये कुछ मजा नहीं आ रहा इसमें, 5/4 कैसे आ गया ये? क्या इसके रूट्स निकाल सकते हैं हम लोग? और इसके रूट्स भी निकालने की कोशिश करें तो रूट्स तो निकल जाएंगे ना। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 5, 4x कॉमन लेके x -1 माइनस 5 कॉमन लेके x -1। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एक तो आएगी 4/5 और एक आएगी 1। तो एक वैल्यू 1 होगी और एक 4/5 होगी। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द pth एंड द qth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो pth टर्म तो ये हो जाएगी हमारी, qth टर्म ये वाली हो जाएगी, और इनका अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक, अरे मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन उसके रूट्स हैं, ये अल्फा बीटा, ये थोड़ी रूट्स हैं, अरे सॉरी माय मिस्टेक।
दीज आर नॉट अल्फा बीटा बेटा, ये हम गलत कर रहे हैं। आप लोग करो मेरे से पहले, है ना। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारे रूट्स हैं। तो इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा और जो अर्थमेटिक मीन आएगा, है ना, तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन सपोज करो 4/5 हो गया और ज्योमेट्रिक मीन मान के चलो 1 हो गया, कुछ ऐसा सोचने, है ना, क्योंकि इसके रूट्स 4/5 और 1 है, तो वो उसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा -1 की पावर p प्लस क्यू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर p प्लस क्यू -2। ये आपको मान लो 1 दिया हुआ है तो ये रूट हट जाएगा यहां से, और 2 की पावर p प्लस क्यू -2 की वैल्यू हो गई 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 2 की पावर 8 हो जाएगा ये, तो 2 की पावर 8 इंटू, और ये तो है ही आपका -1 की पावर p प्लस क्यू, तो यहां से आंसर आ गया। तो p प्लस क्यू का जो आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। फाइव बाई फोर इज अर्थमेटिक मीन ना, तो ठीक है, 5/4 अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन आपका 1 है, तो यहां से आपका p प्लस क्यू की वैल्यू 10 आ गई। ऐसे कर सकते हो आप क्वेश्चन को। मैंने वो ध्यान नहीं दिया, मेरे यहां पे लिखा है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा इन दोनों टर्म्स का, इसका am और इसका gm, वो इसके रूट्स हैं, ये पता है हमें। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? इसका अर्थमेटिक मीन जो आएगा वो इन दोनों को ऐड करके बाई 2, बल्कि अर्थमेटिक मीन से ज्यादा अच्छी इक्वेशन है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हमने सॉल्व करके देखा और वहां से p प्लस क्यू की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 10। डन। अगस्त से लिख रहा है एम क्यू है जीएम, वो नहीं, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन pth एंड qth टर्म्स है बेटा, मतलब यहां पे अर्थमेटिक मीन जो होगा वो होगा टीपी प्लस टी क्यू बाई 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा pth qth टर्म का वो होगा टीपी इंटू टी क्यू। तो ये इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स है 5/4 और 1, तो इसको मैंने 5/4 ले लिया और इसको मैंने 1 ले लिया, तो वहां से सॉल्व करके देखा तो अपने आप p प्लस क्यू 10 आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, किसी किसी उसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P is a point on the parabola if the distance of the point P from the center of the circle is minimum, तो आपको equation of the tangent to the parabola at P बताना है। तो P is a point on the parabola, distance of the point P from the center of the circle, मतलब एक आर्बिट्रेरी डायग्राम बना लो, मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ये पैराबोला है मान लो, ये आपका सर्कल है फॉर एग्जांपल, तो P is a point on the parabola, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द P from the center of the circle is minimum, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। तो along the common normal आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी ये टेंजेंट आ जाएगी बिल्कुल, और ये आएगी आपकी नॉर्मल 90 डिग्री, और ये सर्कल, तो आपको पी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है और उसको सेंटर से पास करवाना है सर्कल के, सर्कल का सेंटर है -3,0। तो ये पॉइंट आप कुछ अज्यूम कर लो, पैराबोला हमारा है वो 280, 80 स्क्वायर वाला अज्यूम कर लो, तो ये हो जाएगा 280, ए तो 1 है, तो 2t, t स्क्वायर, ठीक है। इस पे नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए तुम्हें, नॉर्मल y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे होता था, y इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, तो इसमें हो जाएगा x इज इक्वल टू -ty प्लस 280 प्लस 80 क्यूब है ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई इस अपवर्ड पैराबोला में, इस 2t, t पैरामेट्रिक पॉइंट पे। अब इसको -3,0 से पास कराते हैं, तो -3,0, तो 2t प्लस टी क्यूब आ जाएगा, तो t की वैल्यू यहां से -1 आ जाएगी, हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है। तो t अगर -1 आ गया तो आपका ये पॉइंट भी आ गया -2,1, -2,1 पे टेंजेंट लिखना है आपको, टेंजेंट लिखना आता है -2,1 पे, तो -2,1 पे टेंजेंट क्या होगा इस पैराबोला पे, -2,1 पे, तो हो जाएगा xx1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस y1/2, तो इसमें डाल देते हैं,
तो माइनस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 1, 2 से 2 कट गया, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इजी इजी सवाल है, पर अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन। तो P अगर कोई पॉइंट है पैराबोला पे 80 स्क्वायर 280 80 स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, तो नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको सारे पैराबोलास पे, और टेंजेंट की भी याद होनी चाहिए। पैराबोला भी नहीं बल्कि इलिप्स हाइपरबोला पे भी याद होनी चाहिए। स्लो फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म याद रखना, ठीक है? याद रखोगे तो बहुत सही रहेगा। तो यहां से T की वैल्यू आ गई, क्योंकि -3,0 से पास करेगा, कॉमन नॉर्मल है क्योंकि सर्कल की नॉर्मल सेंटर से पास करती है, और बस एक बार P पॉइंट मिल गया तुम्हें तो वहां से टेंजेंट की इक्वेशन आई जाएगी। हाँ, डिफरेंशिएट वगैरह करके AOD का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, बट कोऑर्डिनेट्स से जल्दी हो जाएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5। If a circle C touches externally the circle at the point 2, 2 is given, क्या आप बता सकते हो 2a माइनस बी प्लस सी का सम कितना आएगा? चलो जी देखते कितने बच्चे। हाँ, अगर से कर सकते हो बेटा, मैंने डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, है ना, बट ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि नॉर्मल की इक्वेशन लिखो और सेंटर से पास करवा दो, वहां से टी आ जाएगा, वो पॉइंट ही आ जाएगा P। अगर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछा जाता तो भी निकाल लेते सेंटर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। एक सर्कल है जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है 2, 2 पे। ये सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूं, मान लो ये सर्कल है और ये सी सर्कल ये हो गया, सपोज ये रस्सी, ये सी सर्कल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस, डायग्राम हल्का फुल्का बनाना तो पड़ता है, ये देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। एट द पॉइंट 2, 2 पे ये इसको टच कर रहा है ना, और इस सर्कल की इक्वेशन हमें दे भी रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c। इसकी कौन बताएगा कैसे करेंगे सॉल्व? 2, 2 पे ये सर्कल इसको टच करता है, क्या आप इस सर्कल की इक्वेशन बता सकते हो? क्या कोई तरीका है करने का, है ना? अब ये मत करने लग जाना कि जैसे ये सेंटर जो आपको ये तो दे रखा है, पर इसका रेडियस वेडियस कुछ भी नहीं पता अपने को, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? इक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा देख लो, क्योंकि इस सर्कल का हमें रेडियस वगैरह कुछ भी नहीं पता, ये जो अननोन सर्कल है, बस ये पता है 2, 2 पे इसको टच करता है, दैट्स इट। तो कॉन्सेप्ट इसमें हम ये लगाएंगे, फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसमें 2, 2 पे 2, 2 पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। क्या आप 2, 2 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो इस सर्कल पे? हाँ, रेडिकल एक्सिस, कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट, आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। तो इस 2, 2 पे लिख सकते हो, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है वो तो हमें पता ही है कितना है, -1, 2, सब कुछ पता है, रेडियस वगैरह सब कुछ मालूम है। इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी xx1 प्लस yy1 प्लस x प्लस x1/2 -2 टाइम्स y प्लस 2 प्लस -4 इज इक्वल टू 0। यही है। तो 2x प्लस 2y प्लस x प्लस 2 माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आई थिंक 2y कैंसिल हो गया है और आपकी इक्वेशन आ गई है 3x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 2 आ गई लाइन, x इक्वल्स टू 2 आपकी लाइन ही आ गई बेटा। और ये दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस है, x इक्वल टू 2 जो लाइन है, दोनों सर्कल रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इन दोनों को माइनस करोगे तो रेडिकल एक्सिस आ जाएगा, तो मैं इन दोनों को माइनस करने जा रहा हूं, है ना। तो x इक्वल्स टू 2 इज एक्चुअली द रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस होता है दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को माइनस कर दो, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वहां से आ जाएगा 2 माइनस ax और प्लस माइनस करेंगे तो -4 माइनस b, तो माइनस कॉमन लेके प्लस y और लास्ट में आ जाएगा -4 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से बहुत इजीली अगर हम इसे कंपेयर करें x इक्वल्स टू 2 से, तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो b की वैल्यू तो -4 ही हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां से 2 माइनस a 1 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका जो इधर जाके c प्लस 4 है ये 2 हो जाएगा, तो c माइनस 2 हो जाएगा। हो गया सॉल्व। क्या निकालना था अपने को? 2a हो जाएगा 2 माइनस b हो जाएगा आपका +4, तो 6 माइनस 2 4
4 इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। आज पढ़ लो, एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था तो। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, एक सर्कल ने एक्सटर्नली टच किया है सर्कल को 2,2 पे, है ना। तो सर्कल सी टचेज एक्सटर्नली दिस सर्कल, ये सर्कल दे रखा है, ये सर्कल सी है जिसको 2,2 पे टच करता है। तो 2,2 पे टच करता है, इसका मतलब एक्सटर्नली टच करता है। तो जब आप 2,2 पे इस सर्कल पे टेंजेंट लिखोगे तो एक्चुअली ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट हो गई, और इस टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और आपको ये भी पता है कि ये रेडिकल एक्सिस होती है, पता है ना रेडिकल एक्सिस क्या होता है। जैसे दोनों सर्कल की ये रेडिकल एक्सिस है जो C1 C2 के परपेंडिकुलर होती है, जहां से इक्वल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जब दो सर्कल टच करते हैं तो ये ट्रांसवर्स टेंजेंट रेडिकल एक्सिस होती है। जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस होती है। जब इंटरनली टच करते हैं तो ये रेडिकल एक्सिस होती है। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, दोनों सर्कल को माइनस करना। तो बस मैंने दोनों पहले रेडिकल एक्सिस यानी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दिया, फिर दोनों सर्कल को जब माइनस करा और x इक्वल टू 2 से जब कंपेयर करोगे तो y का कोफिशिएंट तो 0 है, x का कोफिशिएंट 1 है, और ये आपका 2 हो जाएगा। तो a b c की वैल्यूज यहां पे अपने पास आ जाएंगी। If the area of the region bounded by the curve, parabola, rectangular hyperbola और line y equal to 0, x equal to t, t greater than 1 is 1, तो आपको t बताना है। ये मुझे लग रहा है थोड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y is equal to x square, ओके, ये रहा y equal to x square and xy is equal to 1। आई थिंक दोनों 1,1 पे ही कट करेंगे, तो xy is equal to 1, xy is equal to 1 हो गया। ये वाला बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस और x इक्वल्स टू t, ये 1,1 है। x इक्वल्स टू t जो लाइन होगी वो डेफिनेटली आपकी ऐसे कुछ बनेगी, ये t हो गई लाइन विच इज ग्रेटर देन 1। तो y इक्वल टू 0 मतलब विद x एक्सिस और x इक्वल टू t, तो आपको ये वाला एरिया बताना है, ये वाला एरिया ये तो बता देते हैं। तो ये एरिया हो जाएगा 0 to 1, ये पैराबोला है x स्क्वायर dx प्लस फिर हो जाएगा 1 से t हो जाएगा 1 by x dx। बड़ा इजी है, इसका एरिया आपने कितना दिया हुआ है 1 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा log t इज इक्वल टू 1, log t इज इक्वल टू 2/3। हो गया सॉल्व, तो t आ जाएगा e की पावर 2/3, e की पावर 2/3 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है, तो बड़े जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ फटाफट से। x दिया हुआ है 2 की पावर cosec इनवर्स t का रूट, और y ऐसे दिया हुआ है 2 की पावर sec इनवर्स t का रूट। आपको dy by dx बताना है, तो डायरेक्ट मत डिफरेंशिएट करना, पहले स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, लॉग ले लो, क्योंकि cosec इनवर्स और sec इनवर्स का सम 90 डिग्री होता है, तो वहां से सॉल्व करना, आई थिंक वहां से जल्दी हो जाएगा, है ना। थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके बिट्स में। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर cosec इनवर्स t, और इनफैक्ट अगर आप दोनों तरफ log भी ले लोगे तो 2 log x इज इक्वल टू cosec इनवर्स t log 2, तो बेस 2 कर लेते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली आपका वो भी हो जाएगा sec इनवर्स t, तो sec इनवर्स t हो जाएगा आपका कितना 2 log y बेस 2। ये सबको पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। स्क्वायरिंग करा तो यहां पे भी बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर sec इनवर्स t, दोनों तरफ log लेंगे तो 2 log y हो जाएगा, ये log 2 में आएगा तो 2 log y बेस 2 बन जाएगा इक्वल टू sec। दोनों को ऐड कर देते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log x बेस 2 प्लस log x बेस 2 log y बेस 2 सॉरी इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो 2 को काट के नीचे 4 कर देते हैं, और इस log x by log 2 को भी नॉर्मल लिख देते हैं, जैसे log x by log 2 ये हो जाएगा log y by log 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 log 2। नेचुरल लॉग में ले आया था कि इनका डेरिवेटिव 1/x बन जाए, तो डिफरेंशिएट करेंगे 1/x प्लस 1/y dy by dx इक्वल टू 0, तो y डैश बाय y जो होगा वो माइनस 1/x हो जाएगा, तो यहां से y डैश हो जाएगा माइनस y/x, तो y डैश माइनस y/x हो गया। क्लियर हुआ। तो ये टैक्टिक्स, ये ट्रिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए डिफरेंशिएशन के अंदर, ये कैसे सॉल्व करना है। तो स्क्वायरिंग करके लॉग लेके, ठीक है, हाँ जल्दी सॉल्व हो जाएगा उससे। अगर आप ऐसे नॉर्मली सोचोगे dx by dt निकालते हैं, dy by dt निकालते हैं, तो शाम हो जाएगी फिर, मतलब थोड़ा लंबा पड़ेगा, मतलब ये है। तो dx by dt और dy by dt से मत करना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके लॉग लेके दोनों को ऐड कर देना, उससे क्या होगा कि ये पाई बाई 2 बन जाएगा। तो ये ट्रिक्स याद रखना, बिट्स में ऐसी ट्रिक्स
बड़ी काम आती है ना, क्योंकि पेपर स्पीड का है, एक्यूरेसी का है, यहाँ पे टाइम इतना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। क्लियर है ना सबको, ये समझ में आया था? ये तो आई थिंक आज का सबसे इजी क्वेश्चन था, एरिया अंडर द कर्व, और ये डिफरेंशिएशन का सवाल आ गया। चलो लो जी, लेबनिज रूल में आपका स्वागत है, फटाफट सॉल्व करो लेबनिज रूल। fx दिया हुआ है 0 to x t sin x माइनस t sin t dt। याद रखना जब दोनों को अलग अलग करोगे तो t और sin x आ रहा है, तो sin x बाहर आ जाएगा क्योंकि dt इज द वेरिएबल। तो अनवांटेड मेहमान को हम लोग बाहर निकालते हैं, मैंने आपको हमेशा अपने YouTube सेशन में बताया है ना। जब इसको आप स्प्लिट भी करोगे ना, t sin x अलग करोगे तो sin x प्लीज बाहर कर देना, और 0 से x ये हो जाएगा आपका t dt, और माइनस 0 से x ये हो जाएगा आपका t sin t dt, है ना। ऐसे ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसको तो चाहे सॉल्व भी कर लो, t dt तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये तो वैसे भी। फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना, और मुझे लग रहा है 2-3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो तो आपका जो पहले फंक्शन है वो देख लेते हैं क्या है। ये आएगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा x स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई 2 और माइनस 0 to x t sin t। अब मैं पहली बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 को छोड़कर cos x और प्लस साइन x को छोड़कर x स्क्वायर बाई 2 का x, और माइनस इसका हो जाएगा x साइन x। लेबनिज रूल लगा दिया यहाँ पे, तो ये कट गया, f डैश x आ गया। अब आता f डबल डैश x, एक्स स्क्वायर बाई 2 को छोड़कर माइनस cos x का माइनस साइन x, और फिर x cos x। और एक बार ट्रिपल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, तो ट्रिपल डेरिवेटिव में क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को छोड़कर cos x और प्लस साइन x को छोड़कर माइनस x। सही कर रहा हूं ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 छोड़कर साइन x, cos x को छोड़कर आपका x हो गया, यहां भी एक्स स्क्वायर बाई 2 को छोड़कर साइन x का माइनस cos x हो गया, और साइन x को छोड़कर इसका माइनस x हो गया, ठीक है। और इसका हो जाएगा x को छोड़कर माइनस साइन x, तो माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो माइनस 2 टाइम्स कर देता हूं यहां पे, माइनस 2x साइन x, और ये हो जाएगा आपका प्लस cos x। चलो अब आप मुझे बताओ कौन सा आंसर सही आ रहा है। पहला ऑप्शन, ट्रिपल डेरिवेटिव में से डबल डेरिवेटिव अगर माइनस करेंगे, ट्रिपल में से अगर डबल माइनस करेंगे तो आई डोंट थिंक कुछ मिलेगा मुझे, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। नहीं, तो पहला ऑप्शन में तो कोई मजा नहीं आ रहा है। डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल और f डैश को अगर ऐड करेंगे, इसको और इसको अगर ऐड करते हैं, अगर ऐड करेंगे तो cos वाला पार्ट कट जाएगा और ये बच जाएगा cos x माइनस 2x साइन x। cos x बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही आ गया। बस आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया ना मैंने कैसे सॉल्व किया? मैंने क्या किया, देखो स्प्लिट कर लिया, 0 से x लिमिट है, t dt इज द वेरिएबल, तो sin x का यहां कोई काम नहीं है, तो t sin x अलग है, तो sin x बाहर आ गया इंटीग्रेशन के ऑब्वियसली, क्योंकि t dt इज द मेन थिंग। सिमिलरली यहां तो ब्रैकेट ओपन किया, t sin t। इसको मैंने सॉल्व भी कर लिया, x स्क्वायर बाई 2 लिख लिया इसको मैंने, और इसको ऐसे ही रहने दिया। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे लेबनिज रूल लग गया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट, क्योंकि 3 बार पूछा गया आपसे, फिर एक एक ऑप्शन करके चेक कर लो, बी ऑप्शन जो है आपका सही आ रहा है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ABC आर इंडिपेंडेंट, 3 इवेंट्स व्हिच आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज आपको पता ही है, A इंटरसेक्शन B PA इंटू PB होता है ना। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, और E डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और तीनों का आपस में जो इंटरसेक्शन है वो 0 है। अच्छा, तीनों का आपस में 0 है इंटरसेक्शन, बट A यूनियन B और A B यूनियन C पेयर वाइज 0 नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन 0 नहीं होता, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। मतलब वेन डायग्राम कैसा बनेगा, एक अंदाजा अगर लगाया जाए तो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो A B और देखना ध्यान से, ठीक है, C। देखो यहां कोई भी एरिया नहीं है, A और B, तो A यूनियन B का भी जिंदा है, ये देखो B और C का भी इंटरसेक्शन है, और A और C का भी इंटरसेक्शन है, लेकिन A B C का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। मतलब ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, मतलब इनका इंटरसेक्शन 0 नहीं है, पर तीनों का आपस में जो इंटरसेक्शन है वो 0 है, ठीक है ना। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश गिवन C, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नीचे तो PC आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन। ये वेन डायग्राम से सॉल्व करो,
चलो ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी, तो सी चाहिए बट ए और बी नहीं चाहिए, तो यानी कि इसकी बात चल रही, ओनली सी चल रहा है ना। दिस इज कॉल्ड सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो होगा। ए और बी नहीं चाहिए बट ओनली सी चाहिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वेन डायग्राम से लिख दो। पूरे पीसी में से ये वाले दोनों माइनस कर दो, पूरे पीसी में से ये दोनों माइनस कर दो, तो ये दोनों माइनस करोगे तो किस, ए इंटरसेक्शन सी माइनस करोगे। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, नहीं है इंडिपेंडेंट, सॉरी हो जाए यार। इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा पेयर वाइज तो है इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज तो इंडिपेंडेंट है ही। तो ये हो जाएगा आपका पी सी माइनस पी ए इंटू पी सी माइनस पी बी इंटू पी सी अपॉन पी सी। पी सी कैंसिल हो गया, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी आंसर आ गया इसका। तो इसके दो आंसर है, 1 माइनस पी ए करोगे तो पी ए डैश माइनस पी बी आंसर आ जाएगा, और अगर 1 माइनस पी बी करोगे तो पी बी डैश माइनस पी ए आंसर, कुछ भी आंसर आ सकता है दोनों में से, जो भी ऑप्शन में दिया है। पी ए डैश माइनस पी बी है ना, पी ए डैश माइनस पी बी कर लो, या फिर पी बी डैश माइनस पी ए कर लो। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, आई थिंक सी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, सी सही है। क्लियर है। तो अगर तीन इवेंट्स है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है और तीनों का इंटरसेक्शन 0 है, तो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। आपको जो कंडीशन चाहिए था वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वेन डायग्राम से आपको सेट थ्योरी से पता चल जाएगा इसका क्या आंसर होगा। सी बट नॉट ए नॉट बी, तो यानी कि ओनली सी की बात हो रही है, तो ओनली सी के लिए पूरे सी में से ये दोनों के इंटरसेक्शन माइनस कर दो, इंडिपेंडेंट वाली थ्योरम लगा दो यहां पे, तो आंसर आ जाएगा। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए वेक्टर बी सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। तो भाई ए क्रॉस बी अपने को सी दिया हुआ है, ए डॉट बी अपने को 3 दिया हुआ है, आपको मॉड बी बताना है, जल्दी से बताओ। आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है वो लग जाएगा लेग्रांज मीन वैल्यू कह रहा हूं, लेग्रांज आइडेंटिटी लग जाएगी वेक्टर की, जो होती है ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए डॉट बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ए क्रॉस बी का स्क्वायर तो मॉड सी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर का मॉड 3 हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर चाहिए। सी स्क्वायर का मॉड कितना है, सी स्क्वायर का मॉड 2 है, 11/3 का रूट आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, एकदम हलवा सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें, ए क्रॉस बी ए डॉट बी जैसी क्वेश्चन में नजर आता है, आपको लेग्रांज आइडेंटिटी यूज करनी है, ये याद रखना है आइडेंटिटी। ए क्रॉस बी का मॉड में पता है, सी के मॉड के बराबर है, ये भी पता है, एक ही अननोन है, मॉड भी हो जाएगा सॉल्व। चलो, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 and 5000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड आर मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल बताना है, 2000 और 5000 के बीच 4 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं, है ना, और 3 का मल्टीपल होना चाहिए वो। तो 3 का मल्टीपल, इनका सम कितना है, 10 है इनका सम। तो जब 10 है इनका सम, तो हम एक माइनस कर देते हैं, या तो 1 माइनस कर दे तो 9 रह जाएगा। तो पहला नंबर बनेगा 0 2 3 4 से, फर्स्ट केस। दूसरा केस अपना बनेगा, जब आप 3 को माइनस 10 है ना, 2 को माइनस करोगे, 4 को जब माइनस करोगे तो 0 1 2 3, 4 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा सम। तो आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं 2000 से 5000 के बीच में, और इनका सम अगर 10 आ रहा है पांचों नंबर्स का, तो आपको 10 आ रहा है तो पहले 1 हटा दिया और एक बार 4 हटा दिया, ताकि रिमेनिंग सम 9 रह जाए और यहाँ पे 6 रह जाए। अब इनसे आपको नंबर बनाने 2000 और 5000 के बीच में, ठीक है। रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं होनी चाहिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 1 2 3 4 देख लेते हैं कितने कितने नंबर बनेंगे। अगर 2 से नंबर बनाओगे तो 0 3 4 से 6 नंबर बनेंगे। अगर 3 से नंबर बनाओगे तो भी आपके 6 नंबर बनेंगे, क्योंकि 0 2 4 से है ना। और अगर 4 से बनाओगे तो भी आपके 6 नंबर बनेंगे। तो टोटल 18 नंबर तो ये बन गए।
और 2 से स्टार्ट होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, जिससे भी स्टार्ट होगा रहेगा तो 2000 और 5000 के बीच में ही, है ना। तो 18 ये हो गए। सिमिलरली 0 1 2 3 का भी सेम हाल है ना। 1 से लेकिन बना नहीं सकते हम लोग, 1 से नहीं बना सकते, 2 से बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 से बनेगा तो वही 6 नंबर बनेंगे। फिर 3 से बनाओगे तो 6 नंबर बनेंगे। 1 से नहीं बना सकते, 1 से तो 1000 वाली लाइन में आ जाएंगे, तो 12 नंबर और बन जाएंगे। तो 18 और 12 कितने नंबर हो गए? 30। सो 30 नंबर्स टोटल आपके यहां पे बनेंगे। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर n फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1, 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर n अगर 1 हो जाता है तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप इनको फैक्टराइज कर सकते हो आराम से, बिल्कुल, हाँ वही रैशनलाइज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 1 प्लस आयोटा रूट 3 और नीचे आ जाएगा 4। तो इसकी पावर n जो है वो 1 होना चाहिए। 1 प्लस आयोटा रूट 3, या ऐसा भी कर सकते हैं, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये भी तो कर सकते हो। 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर n। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डी मॉर्वियस, मतलब पोलर फॉर्म डी मॉर्वियस लगा देते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, है ना, दोनों तरफ। तो इसका ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाय कितना, कितना आर्ग्यूमेंट है इसका, 60 डिग्री ना, हाँ 60 डिग्री। तो कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 की पावर n, और ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाय 3 और माइनस आयोटा साइन पाई बाय 3 की पावर n। अब यहां पे डी मॉर्वियस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस n पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 3 एंड इट शुड बी इक्वल टू कॉस n पाई बाय 3 एंड माइनस आयोटा साइन n पाई बाय 3। ठीक है, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो साइन n पाई बाय 3 आपका 0 आ रहा है, तो आई थिंक द लीस्ट जो नंबर आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो आप रैशनलाइज करके बोल रहे थे, वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे को एकदम से क्लिक किया कि ऐसे कर लेते हैं, 2 से डिवाइड मल्टी 2 से डिवाइड इधर कर लिया ताकि वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर डी मॉर्वियस लगा दिया, कॉस तो कैंसिल ही हो गया, साइन वाला पार्ट 0 होना चाहिए, तो वो n इक्वल टू 3 पे ही हो सकता है, तो आई थिंक जल्दी सॉल्व हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है भाई। एक्स स्क्वायर में मतलब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं यहां पे, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, तो यहां मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, और यहां तो और मुझे एक्स स्क्वायर साफ नजर ही आ रहा है, यहां भी एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। चलो करते हैं फिर, है ना, 1 को अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं। तो 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऐसे, और प्लस 2 टाइम्स उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इसमें चाहिए तो आप इसको अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6c0 प्लस 6c1 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6c2 2x प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस आगे नहीं आएगी, ठीक है ना, आगे इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब क्यूब कर दोगे तो मिनिमम डिग्री x क्यूब हो जाएगी इसकी, बस आगे नहीं आएगी। और अगर हम अगले वाले की बात करें, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 6c0 माइनस 6c1 इंटू 4x स्क्वायर, दैट्स इट, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट चाहिए अपने को, तो इसमें तो कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर का कितना आ रहा है, 6 इंटू 3 आ रहा है, कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ये हो जाएगा 6 इंटू 3, इसमें 18 आ गया, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आएगा ये है आपका एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, एक्स बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, इसमें 4 आ जाएगा, और माइनस ये हो गया, ठीक है ना, फिर प्लस 2 टाइम्स इसमें आ गया आपका 24, तो ये हो गया 20 इंटू 4 44, 44 माइनस 48, माइनस 4 आ गया। अभी तो 2 के साथ अगर किया दोनों को मैंने, अब माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ इसमें कोफिशिएंट एक्स की पावर 0 चाहिए, इसमें भी एक्स की पावर 0 चाहिए, माइनस ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6 प्लस इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 ही चाहिए। तो क्या आएगा बताओ, x की पावर 0 का कोफिशिएंट, इसमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो हाँ पहले क्वेश्चन में आप लीव कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। एक बार कैलकुलेशन बस चेक कर लेना, मैंने किया तो सही है ना। एक छोटी सी गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, एक सेकेंड देखो, 6c1 इंटू 3 तो आ गया मेरे पास 18 प्लस यहां पे 4, पर 4 के साथ 6c2 भी था, सॉरी 6c2 कितना होता है 15 होता है, सॉरी यहाँ 15 से 6c2 से मल्टीप्लाई भी करना था यहाँ पे, तो 15 इंटू 4 60 78 इंटू 2 156 माइनस 48 कितना आ गया 108 तो यहाँ आ गया बेटा, सॉरी 108 आ गया यहाँ पे। और यहाँ x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना था 2 था, देखो नहीं 2 नहीं था, सिर्फ इसमें चाहिए ना x की पावर 0, तो इसकी पावर x की पावर 0 तो में इसका आंसर आ गया 1 आ गया, इसका 1 ही हो गया बस, है ना। प्लस और इसमें x की पावर 0 का कितना आ गया, इसमें 1 ही आ गया, तो -2 ही आ गया। तो फाइनली आपका 108 माइनस 2 106 आंसर हो गया, ऑप्शन सी 106। तो ये भी काफी मतलब कॉमन प्रॉब्लम है, सैंडविच थ्योरम इसको बोलते हैं हम लोग। जब इसकी लिमिट हमें निकालनी होती है 0 पे, तो हम ये जीआईएफ की ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जीआईएफ ऑफ x की वैल्यू जो होती है 1/x माइनस 1 से 1/x के बीच में लाई करती है। सिमिलरली 2/x की जो वैल्यू होती है वो भी 2/x माइनस 1 से 2/x के बीच में लाई करती है। ऐसे करते करते 15/x का जो जीआईएफ होता है वो 15/x माइनस 1 से 15/x के बीच में लाई करती है। तो जब इनको ऐड करेंगे हम लोग सबको, तो ऐड करने पर और x से मल्टीप्लाई भी करना है, तो जो भी वैल्यूज आएंगी तो इनको जब ऐड करोगे x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15। सिमिलरली यहां भी जब ऐड करके x से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15/x और माइनस 15। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 120 15 इंटू 16/2, और ये भी आ जाएगी, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 120 माइनस 15x आ जाएगा। तो जब लिमिट लोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 120 इधर आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड भी, तो 120 सैंडविच थ्योरम से इसका आंसर 120 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको सैंडविच थ्योरम एक तरीके से पता भी होनी चाहिए। 120 इज एब्सोल्युटली राइट। सर इज देयर अ प्रॉपर्टी दैट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद इट्स ट्रांसपोज गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स? हाँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A डैश जो होता है वो I के बराबर होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, कोई ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देखो, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल बोलते हैं, और उसकी पावर n में भी डी मॉविस लग जाती है। तो ये ट्रिक्स जेईई मेन में भी सिखाई जाती है, अपने को क्लियर होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बच्चे ने पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नजर आता है तो समझ लो वो ऑर्थोगोनल है। ए डैश जो है वो आई है, और पावर एन भी लगाओगे, इसकी पावर 1000 भी करोगे तो थीटा में सीधा मल्टीप्लाई कर देना, डी मॉविस होता है ये अगेन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन में आपको ऑर्डर लगाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ई की पावर माइनस एक्स है, कॉस स्क्वायर है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो दोनों में कॉस स्क्वायर, और ई की पावर माइनस एक्स क्यूब है। तो 0 to 1 में, तो पहले तो ये देख लो 0 to 1 में ई की पावर में कौन सा बड़ा होगा। जैसे 0 to 1 में अगर हम बात करें, फ्रैक्शन है तो x बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब से, ऐसे तो होता है, x बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर जितनी पावर बढ़ेगी फ्रैक्शन में उतनी छोटी हो जाएगी वैल्यू। माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो उल्टा हो जाएगा साइन, और ई की पावर में चढ़ाना है तो ई की पावर में भी यही हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ई की पावर सबसे बड़ा होगा, और कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉस तो वैसी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो और छोटा हो जाएगा, तो i3 सबसे बड़ा होगा, i3 सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन या तो ए होगा आंसर या फिर डी होगा आंसर, बी और सी तो गलत हो गए, है ना। इन तीनों फंक्शंस में ऑब्वियसली ई की पावर माइनस एक्स क्यूब का बड़ा फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर में भी कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने में तो और वैल्यू छोटी हो जाती है, तो i3 बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट अब हमें पता है ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो जब दोनों तरफ हम लोग
कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फंक्शन इससे बड़ा होगा तो इंटीग्रेशन भी वही ऑर्डर फॉलो करेगा। तो e की पावर माइनस मतलब i2 उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर i3 i1, i3 i2 i1 ऐसे है। यस आदित्य अनिरुद्ध, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है सॉरी, तो मैं इसको क्रैमर रूल से नहीं करूंगा, मैं इसको कर लूंगा नॉर्मली। नॉर्मली मतलब दो इक्वेशंस को ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि दूसरे तीसरे के बराबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 2 3 एपी में आ रहे हैं और ये 1 1 1 आ रहा है, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड करता हूं और बाय 2 कर देता हूं। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाय 2 कर देता हूं। तो इन दोनों को ऐड करके बाय 2 x हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 a प्लस 5/2 इंटू वाई हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके बाय 2 2z हो जाएगा, इज इक्वल टू b प्लस 3/2। इसको कंपेयर करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन से, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6। अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो ये दोनों के दोनों प्लेन्स पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल होने के लिए दोनों अनइक्वल होने चाहिए। b प्लस 3/2 6 के बराबर होना नहीं चाहिए, यानी b 9 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर पैरेलल प्लेन चाहिए। क्योंकि पैरेलल प्लेन कैसे होते हैं, ऐसे तो होते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। 5 और 6 बराबर नहीं है तो पैरेलल प्लेन है, तो ये दोनों अनइक्वल है, लेकिन ये बराबर होने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि पैरेलल बनाना है ना हमें। a प्लस 5/2 2 होना चाहिए, a माइनस 1, a माइनस 1 और b अगर 9 नहीं होगा, a माइनस 1 और b अगर 9 नहीं होगा तो आपके नो सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन होगा, नहीं इनफाइनाइट का नहीं होगा बेटा, नो सॉल्यूशन का होगा। इनफाइनाइट की कंडीशन ये होती कि ये दोनों प्लेन कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि फिर ये वाले नंबर्स भी इक्वल होते हैं, जैसे 6 की जगह 5 ही हो जाता, दोनों प्लेन सेम हो जाते हैं, तो उसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं अनिरुद्ध। ठीक है अनिरुद्ध, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी इक्वल, ये तो खैर इक्वल होगा ही होगा फोर, क्योंकि दोनों प्लेन्स कोइंसिडेंट करें या पैरेलल हो, ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तो सेम ही होते हैं। अगर ये भी इक्वल है तो कोइंसाइड करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर ये अनइक्वल है तो पैरेलल प्लेन्स, नो सॉल्यूशन। तो क्रैमर रूल के बिना ही सॉल्व हो जाएगा सवाल। अगर क्रैमर रूल से करते तो डेल्टा 0 करते वहां से a आ जाता, और डेल्टा 1 को नॉन जीरो करते वहां से b की वैल्यू आ जाती। अगर क्रैमर रूल से करते, मान लो ये भी नहीं आपको आता, तो डेल्टा को 0 करोगे, पक्का देख लेना a वहां से -1 ही आएगा, करके देख लेना, और डेल्टा 1 को नॉन जीरो कर दो तो वहां से b नॉट इक्वल टू 9 आएगा। क्रैमर रूल तो अपने को आता ही है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है 3/3 का, और आपको ये a माइनस 3i a माइनस 5/0 दिया हुआ है, i3 है मतलब, ठीक है, o3 है, मतलब नल मैट्रिक्स 3/3 का है। अल्फा a और बीटा a इनवर्स का सम 4i आ रहा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब हमें दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15i इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, a जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है, और हमें बोला गया है कि अल्फा a और बीटा a इनवर्स 4i के इक्वल है। तो अगर मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा अल्फा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस बीटा i इज इक्वल टू 0। क्यों ना मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, कंपेयर करेंगे तो 1 बाई अल्फा, कंपेयर करना, कंपेयर का मतलब इक्वेट करना नहीं होता, कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, -8 बाई -4 और 15 बाई बीटा। कंपेयर करोगे तो अल्फा यहां से हाफ आ जाएगा और बीटा यहां से 15/2 आ जाएगा। निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 8। कंपेयर करने वाला सवाल था बिल्कुल। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, हमने इसको इक्वेट किया, मतलब ओपन किया तो ये रिजल्ट आ गया, क्वाड्रेटिक आ गई है, और यहां भी हम अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही आ जाएगी। दोनों को एग्जैक्ट इक्वेट मत करना कि अल्फा को 1 कर दिया, वो कर भी नहीं सकते क्योंकि वो 8 4 के बराबर नहीं होगा। कंपेयर मतलब इक्वेट करना कोफिशिएंट्स को, तो 1 बाई अल्फा 8/4 15 बाई बीटा, तो अल्फा बीटा आ गए, खत्म क्वेश्चन। मीन ऑफ द डेटा इज 8, तो वेरिएंस ऑफ दिस डेटा बताना है। चलो, तो मीन ऑफ द डेटा 7 8 9 इनको ऐड करते हैं, 15 24 31 39 46 54 54 प्लस लैम्डा बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 10। अब इसका क्या निकालना, वेरिएंस निकालना है भाई, वेरिएंस निकालना है इसका 7 8
थोड़ा कितनी बार 7 आ रहा है, 2 बार 7 आ रहा है, 3 बार 7 आ रहा है, बल्कि 7 7 7, 8 भी 3 बार आ रहा है, 8 8 8 9 और 10। इसका हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस माइनस मीन का स्क्वायर। मतलब कैलकुलेशन करवाना चाहता है आपसे इन सब के स्क्वायर का सम 49 49 49 147, और इन तीनों का स्क्वायर हो जाएगा 500 नहीं 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 192 192 और 147 ये हो जाएगा 339 प्लस 81 और प्लस 100 439 और 81 520। तो 520 बाई 8 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना था 80 था 64। तो 520 बाई 8 कितना हो जाएगा करके देख लेते हैं, 8 6 48 40 65 65 माइनस 64 1 आ गया इसका वेरिएंस। कैलकुलेशन बहुत ही क्विकली अपने को सॉल्व करनी है यहाँ पे। अगर इसे बड़ी वैल्यूज देगी तो फिर टाइम और लगेगा, और तो क्या ही है। एडवांस में सर 80 के राउंड बन रहे हैं सर, मैं 98.5% है व्हाट टू डू, तो गो फॉर 98.5%। 98.5 परसेंटाइल का मतलब हो गया कितनी रैंक है आपकी, करीबन, ठीक है। चलो डी इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया। एफ थीटा दिया है साइन ऑफ टैन इनवर्स साइन थीटा बाई रूट कॉस 2 थीटा, और आपको निकालना है डी बाई डी टैन थीटा अपॉन एफ थीटा, मतलब एफ थीटा का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टैन थीटा। ओके, एफ थीटा को सॉल्व कर लेते हैं। ये टैन इनवर्स है, इसको अल्फा ले लेते हैं, इस टैन इनवर्स को अल्फा ले लिया, साइन थीटा बाई रूट कॉस 2 थीटा की वैल्यू अल्फा ले ली, तो हमें साइन अल्फा बताना है कितना आएगा। तो यहां से टैन अल्फा तो मिल ही गया है ना, ये लेट कर लिया हमने। तो क्योंकि साइन के अंदर इसको मैंने अल्फा मान लिया ना, तो साइन अल्फा चाहिए अपने को। तो टैन अल्फा है हमारे पास, टैन अल्फा है हमारा साइन थीटा, और नीचे आएगा रूट कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा रूट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस 2 थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कट गया, तो कॉस थीटा आ गया। तो हमारा जो साइन अल्फा हो गया वो टैन थीटा हो गया। तो साइन अल्फा हो गया परपेंडिकुलर बाय, तो हाइपोटेन्यूज तो कॉस थीटा मिल गया मुझे, टैन थीटा हो गया हमारा। इसका मतलब मेरा एफ थीटा जो है वो टैन थीटा है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टैन थीटा, df बाई डी ऑफ टैन थीटा, तो 1 ही आएगा ना, बिल्कुल 1 आ जाएगा आंसर इसका। तो फंक्शन अपने को दिया हुआ है b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स। आपको बस क्या बताना है, फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है, f और f इनवर्स बराबर नहीं है, और f डैश भी आ रहा है, f और f इनवर्स बराबर है। अच्छा बस चलो देखते हैं, मतलब पहले तो इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है। फंक्शन की डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। अब इनवर्स इन्वर्टिबल तभी होता है फंक्शन जब 1 1 ऑन 2 होता है। तो पहले तो हम लोग पहले एफ इनवर्स निकालते हैं क्या है ना। तो y अपने को दिया हुआ है b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स, तो y माइनस वाई बी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स। x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो y माइनस बी इज इक्वल टू वाई बी माइनस 1 इंटू एक्स। तो x हो जाएगा अपना y माइनस बी अपॉन वाई बी माइनस 1, और यू कैन से जो आपका f इनवर्स x होगा डेट विल बी x माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1, या यूं कह लो कि b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स। तो बिल्कुल f और f इनवर्स बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। पर एक बार पहला ऑप्शन ही है कि नॉट इन्वर्टिबल, मतलब ठीक है ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये सही हो सकता है। f इनवर्स डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा उसके बाद बारे में बात कर लेते हैं एक बार, पहले इन्वर्टिबल देख लेते हैं। इसमें जो इसकी डोमेन आएगी वो आएगी r माइनस 1 अपॉन बी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन या रेंज ऑफ fx। रेंज ऑफ fx अपने को r दिया हुआ है, तो अगर रेंज ऑफ fx अपने को r दिया हुआ है एंड दैट इज नॉट इक्वल टू द डोमेन ऑफ f इनवर्स, क्योंकि डोमेन और रेंज क्या हो जाता है उल्ट, जैसे ये f है तो f इनवर्स ही होना चाहिए, फिर r से 0 to 1 होना चाहिए। तो उसकी डोमेन इसकी डोमेन क्या होगी ना, और b भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहां पे गड़बड़ हो गई। तो
आर तो नहीं है देख लो, तो फंक्शन इन्वर्टिबल तो नहीं है, ए ऑप्शन सही हो गया। क्योंकि बी अगर 0 से 1 में भी लाई कर रहा है तो फिर आर माइनस कुछ नंबर होगा जो 1 से बड़ा होगा, तो वो नहीं है देख लो। तो इसकी जो कोडोमेन या रेंज है वो इसकी डोमेन के इक्वल होनी चाहिए, दैट इज नॉट, तो इट्स नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल ही नहीं होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a to b fx d minus 3x dx is equal to a square minus b square, तो आपको बताना है कि f3 की क्या वैल्यू आएगी। ये भी x में है, ये भी, तो fx भी कुछ ना कुछ फिर kx टाइप ही होगा। रीजन है क्योंकि k माइनस 3x का जो इंटीग्रेशन होगा a to b में, उसी में ही आपका ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 आएगा, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैंने फंक्शन को कुछ लीनियर फंक्शन ही एज्यूम कर लिया है, तो k माइनस 3 इंटू एक्स, क्यों मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आने का ये तरीका जब लीनियर ही रहेगा, ठीक है ना। यहां से कैंसिल हो गया, विद नेगेटिव -1 रह गया सिर्फ, तो k माइनस 3 आपका -2 आ रहा है, तो k की जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा बेटा वो x ही हो जाएगा, तो आपका जो f ऑफ 3 आपसे पूछा गया वो 3 ही हो जाएगा। सो 3 इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर जो होगा वो 3 होगा, है ना। फंक्शन को मैंने kx एज्यूम कर लिया क्योंकि x का ही इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, यानी उसी में आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो यहां बोला गया है, तो इसमें मैंने kx ही एज्यूम कर लिया इसको, और जब सॉल्व किया तो वहां से k1 आ गया, यानी फंक्शन आपका x आ गया, तो फंक्शन f3 इज इक्वल टू 3 हो गई। अगर दो स्ट्रेट लाइन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, तो उनको कंटेन करने वाला प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन कंटेनिंग द टू लाइंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास इन में से कोई भी एक ले लो ऊपर फर्स्ट रो में, x माइनस 1, y प्लस 1 और z, ठीक है। दोनों लाइनें कोप्लेनर है, पहले तो हम k निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसकी इक्वेशन हो जाएगी 2k2 5 ये इक्वेशन होगी इस प्लेन की, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस इज, एक इनमें से ऊपर में से कोई भी एक फर्स्ट रो में डाल दो और नीचे बाकी दोनों डायरेक्शन, ये 0 ये होती है, पर k निकालना पड़ेगा, k निकालने के लिए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा। कोप्लेनर हो गई तो इंटरसेक्टिंग भी होंगी, क्योंकि पैरेलल तो नहीं है, साफ नजर आ रहा है देख लो, पैरेलल होता तो फिर डायरेक्शन रेशियो सेम होते, इसका 2k2 आ रहा है, इसका 5 2k आ रहा है, तो कोप्लेनर के दो मीनिंग होते हैं, तो एक प्लेन में है तो पैरेलल भी हो सकती है और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। पैरेलल अपने को देखना आता है, डायरेक्शन रेशियोज सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन रेशियो से पता चल जाता है, वो नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करके k निकाल देते हैं। ये इसके इनिशियल पॉइंट्स है -1 -1 0, इसके इनिशियल पॉइंट है -1 0, तो 2 0 0 2 0 0 2k2 और 5 2k इज इक्वल टू 0, 2 के साथ आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो k2 आ जाएगा, क्योंकि k पॉजिटिव दिया हुआ है बेटा अपने को, तो k यहां पे पॉजिटिव दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो आंसर आएगा x माइनस 1 y प्लस 1 z 2 2 2, तो 2 2 2 की जगह 1 1 1 कर देते हैं और 5 2 2 कर देते हैं, बस हो गया सॉल्व। x माइनस 1 के साथ आएगा 2 माइनस 2 0, फिर माइनस y प्लस 1 के साथ आएगा -3 और z के साथ आएगा आपका 2 माइनस 3, ये तो 0 ही हो गया, -3 माइनस से भी कट गया, y प्लस 1 इज इक्वल टू z आंसर आ गया, y प्लस 1 इज इक्वल, अब यही आपको इतनी स्पीड वहां पे चाहिए होगी, तो y माइनस जेड इक्वल टू -1, सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। तो इतनी ही स्पीडली अपने को प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व करनी है ना। टाइम अपने पास 1.5 घंटा होता है ना, तो ये 20 22 25 सवाल अप्रॉक्स डिस्कस हो पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो और इनको डिस्कस करो, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आना, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, इसका आंसर कमेंट से, हालांकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लाया था मैं, बट कल फिर वो है ना टाइम, क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्स 90 मिनट्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें ही हमें सॉल्व करना है, बट कोई बात नहीं, कल ट्राई करेंगे कि 25 एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो काफी मैं कोशिश कर रहा हूं कि काफी सारी डोमेन आपकी मैं कवर कर दूं इन आने वाले जो भी 2-3 दिन और बचे हैं अपने पास, ठीक है। तो डेली आपको ऐसी सेशन अटेंड करना है, कल मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और थोड़ा ज्यादा स्पीडली करेंगे, ताकि एटलीस्ट 25 तक हम लोग पहुंच जाएं, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, और क्वेश्चन मेरे पास होंगे 24 में, हाँ तो ये थोड़े से अब लेंदी हो जाएंगे, हल्के से सवाल है ना, कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई करना
ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। अब केमिस्ट्री की क्लास है, फिर फिजिक्स की होगी, तो बिट सेट में आपको लगे रहना है, और हम चाहते हैं कि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आए, और अगर जेईई में एडवांस में कुछ भी ऊपर नीचे गड़बड़ हुई है तो एटलीस्ट बिट्स में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू सून, थैंक यू।